चलो ठीक है भाई, तो अब हम कुछ अल्टरनेटिव करंट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सबके पास पेन एंड कॉपी होगी, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मान लो तुम्हारे पास एक एसी सोर्स दे रखा है, ठीक है। और इस एसी सोर्स के अंदर मान लो तुम्हें जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। और ये जो तुम्हें दे रखा है हमेशा जब भी ऐसा, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब कह रहा है कि आपको टाइम निकालना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम फॉर द वोल्टेज टू चेंज फ्रॉम पीक टू जीरो। तो आपको वोल्टेज जो है ना, वो वोल्टेज पीक पर था, ठीक है। और वो वोल्टेज पीक से कहा कितना आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि भाई अल्टरनेटिव करंट में भी तो ईएमएफ कम मैक्सिमम और मिनिमम होती रहती है, बताया था ना। ईएमएफ का मतलब वी तो होता है। तो ये कह रहा है कि बताओ वो कितना टाइम लगेगा इसे कि वो पीक से जीरो हो जाएगी। और ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे तुम्हें, 50 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कितना। तो यस, इसको कैसे निकालना चाहिए हमको। यस दीक्षा, क्या लगता है कितने सर टाइम एक में वो। मिनट। हाँ हाँ श्योर। 50 हर्ट्ज तुम्हें दे रखा है, और बेसिकली तुम्हें वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम तक वो मैक्सिमम से जीरो हो जाएगी। अच्छा यार, एक बात तो मेरे पास साफ है, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो अगर ये पीक पर है, ठीक है। अगर वोल्टेज मेरे पास पीक पर है, तो मान लो ये मेरे पास एक वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास वोल्टेज का पीक है, अगर ये वी और टी के बीच का ग्राफ है। यस सर। अच्छा, और ये जीरो यहाँ पर हो गया है, राइट। तो तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि ये पीक पे है और ये मेरे पास जीरो है, तो इतने जितने में रेड लाइन मैंने बनाई है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने में ही तो मैक्सिमम से पीक जीरो, मतलब पीक से जीरो हो गया है। ये यहाँ पर यस पीक सर। है और ये यस यहाँ पे जीरो है, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टाइम क्या है, टी है। तो अगर पूरा टाइम टी है तो जरा बताना ये टाइम कितना हो जाएगा जितना ये रेड हुआ है। T/4। वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि देखो चार हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ना। देखो ये ग्राफ, एक, दो, तीन और ये चार। तो पूरा टाइम में अगर चार हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो हम सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो ये T/4 ही तो होगा, एम आई राइट। अरे भाई यहाँ से लेकर T/2 और इसका भी आधा T/4, सिंपल सी बात है ये तो बहुत। तो इसका मतलब अब तुम्हें इतना पता लग गया है कि जो पीक से लेकर जीरो तक आता है वो मेरे पास कितना होता है, T/4। लेकिन वो तुमसे T/4 के टर्म्स में नहीं पूछना चाह रहा, वो तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ T=1/f होता है। यस सर। यस सर। और अगर T=1/f होता है तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें कितनी दे रखी है, 50। तो 1/50 सेकेंड हो गया ये मेरे पास टाइम। अगर अब टाइम तुम्हें 1/50, तो तुम्हें टाइम 1/50 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, ये टाइम। लेकिन एक्चुअली में जो टाइम है वो कितना है मेरे पास, T/4। और टी की क्या, टी की वैल्यू तुमने निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। तो ये मेरे पास टी की वैल्यू पुट करो, ये 1/50 और ये इंटू में 1/4, भाई टी की वैल्यू पुट कर दी ना सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/200। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, जरा बताना एक बार। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो देखो, 0 ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा ना। तो 0.00, और ये कितना हो जाएगा 1000, और ये 5 पे चले जाएगा। 5। तो इसका यस मतलब सर। 1000 पे जाएगा ना, 200, 205 जा 1000। तो 5 × 10⁻³ सर सेकेंड। ये जो टाइम हम निकाल रहे हैं ये 4/50 नहीं होगा, 4/, क्योंकि 1/50 तो हमारा वो कैपिटल टी है और फिर अपॉन 4 है, तो 1/50/4 दैट विल बी 4/50 ना। अच्छा शट अप, ऐसा कुछ नहीं ओके। है। ये T=1/f है। ये 1/f है तो फ्रीक्वेंसी 50 दे रखा है, तो T 1/50 हो गया। अब T की वैल्यू 1/50 आई, तो T की जगह पे ही तो 1/50 रखा है मैंने। और ये नीचे 1/4 है तो 1/4 ही तो है, सिंपल है ना। अरे अल्टरनेटिंग करंट तो तुम्हें पता है 1 सेकंड के अंदर बहुत सारी साइकिल पूरी कर जाता है, इसीलिए ये वैल्यू बहुत छोटी आती है। ये 1 सेकंड के अंदर वो साइकिल कितनी बार हो जाता है, 50 बार हो जाता है, यस यस आई गॉट इट। ठीक है। तो ये थोड़ा फील करो, एक यस सेकंड आई में गॉट कंफ्यूज्ड इन ओके, मैथ्स, ओके सॉरी। ओके ठीक है। तो ये यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है, यस कुश। और बहुत सारे जो रेड जोन वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे, यस। थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा ना आज। कौन रेड जोन में? यस, जो रेड जोन वाले हैं, जरा अपनी वीडियो ऑन कर लो एक बार। यस यस, सब लोग शक्ल देखना चाहते हैं तुम लोगों की।
एक बार इंस्पायर होंगे वो तुम लोगों से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे देखो तुम्हें एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का तुम्हें दे रखा है 50 माइक्रोफेरेड। वैसे भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो फेरेड में ही लेते हैं, तो माइक्रोफेरेड है। और वो कितनी से सप्लाई हो रखा है, देखो मैं कभी भी लैंग्वेज नहीं लिखवाता हूँ, लैंग्वेज लिखवाने से मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेन में कंटेंट मतलब जो सिचुएशन होती है वो सब मैं लिखता हूँ। मान लो तुम्हें एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी तुम्हें दे रखी है 50 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो 50 आई मीन 50, एक सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो अब तुमको एक्चुअली में जो करंट निकालना है, और वो है, वो करंट निकालना है तुम्हें IRMS। So you people have to find out the IRMS. So it means a capacitor was given to you which is 50 microfarad and it is connected with the supply of voltage 220 volt, and the angular frequency is also given to you 50 radian per second, and now you have to find out the value of RMS current. So how can we find out? Yes people. सर आई नॉट अपॉन √2 और फिर आई नॉट की वैल्यू डाल देंगे, आई अपॉन साइन ओमेगा टी करके, I upon, देखो क्योंकि आई इज इक्वल टू वैसे होता है ना। अगर IRMS बोला जाता है तो हम V को भी RMS लेते हैं या V मैक्सिमम लेंगे? मैंने बताया था ये बात। अगर तुम IRMS निकाल लो तो V भी RMS लोगे, अगर तुम I नॉट निकाल लो मैक्सिमम तो V नॉट भी तो मैक्सिमम लोगे। एम आई राइट भाई? Yes, सिंपल सी yes, बात sir. है ना भाई, जब तुम RMS निकाल ले तो वो भी RMS ही रखोगे, सिंपल सा लॉजिक है बहुत। तो इसका मतलब अगर मुझे IRMS निकालना है, एक सेकेंड, तो फिर मुझे पता है कि IRMS निकालने के लिए I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन ये कैपेसिटिव वाली सर्किट है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, XC XL या R? XC। सी। आर यू श्योर? ठीक यस सर। है, XC, ठीक है। तो ये मेरे पास VRMS हो जाएगा, तो देखो VRMS तो VRMS ही रहेगा, ठीक है। और ये XC का मेरे पास वो क्या होता है फॉर्मूला, XC इज इक्वल टू, 1/ω वेरी गुड, और XL इज इक्वल टू, ओमेगा वेरी गुड, ओमेगा एल, ओमेगा L. एल क्या क्या कर, एल ओमेगा एल। ठीक है। तो ये ओमेगा ऊपर आ जाएगा, सी भी ऊपर आ जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा VRMS, राइट। क्या तुमको मैंने V दे रखा है, मान लो ये मैंने VRMS ही दे रखा था तुम्हें, ठीक है, तो क्या ये निकल जाएगा? अगर मान लो मैंने ये मैक्सिमम दिया होता तो फिर तुम क्या करते थे VRMS के लिए, अगर सर VRMS, इनटू √2 कर देते। हाँ ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मेरे पास ये VRMS है, तो मैंने मान लो मैंने तुमको RMS ही दे रखा है, तो ये मेरे पास ओमेगा कितना होता है 50, सी कितना दे रखा है मैंने तुम्हें 50 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो का मतलब कितना होता है प्यारी प्यारी बच्ची, 10 की पावर -6। और VRMS कितना दे रखा है मेरे को, मैंने पहले से दे रखा है तुम्हें VRMS 220 वोल्ट। तो क्या इससे तुम्हारा IRMS निकल जाएगा? जरा फाइंड आउट करना कितना आएगा। यस तो कभी कभी मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मान लो आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, और वो कॉइल एक ओपन हो रखी है, if you have a coil and your coil is open, तो इस तरीके से वो बोलता है कि देन L and R becomes, तो तुम्हारे L और R जो होंगे वो क्या हो जाएंगे इफ योर कॉइल इज ओपन। तो देखो अभी कॉइल मेरे पास एक ओपन की बात कर रहा है, अभी ये जब भी इस तरीके से बात कर रहा है कि कॉइल हमारे पास एक ओपन है, तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है अगर कॉइल ओपन है तो क्या उस कॉइल ओपन के अंदर कोई करंट जा रहा होगा? भाई नहीं। कॉइल के अंदर भी तो तो करंट तभी जाएगा जब क्लोज सर्किट होगी। तो जब कॉइल को तुमने ओपन कर रखा है तो उसके अंदर भी करंट नहीं जाएगा। तो जरा बताना एल और आर कितना हो जाएगा, एल और आर क्या लगता है? देखो बहुत से ऐसे ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है, एंट्रेंस में बहुत आते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, फाई इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल, याद आया? सर सॉरी आई। सॉरी आई 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 एल तो कांस्टेंट था ना, हाँ। तो आई के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन गया था, एल आई एल बन आई। गया था। तो फाई अगर इज इक्वल टू एल आई बन गया तो ये प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा ना भाई, अगर एल कांस्टेंट लगा लिया तो फिर तो प्रोपोर्शनल। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब मेरे पास अब क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई हो जाएगा। ये नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा छोटा है सा, सर। तो L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सर्किट ओपन हो जाती है तो सर्किट ओपन होते ही करंट मेरे पास कितना हो जाता है, मैक्सिमम या मिनिमम?
भाई जीरो हो जाता है मिनिमम ना, जीरो। जीरो ही हो जाता है एक तरह से। अब जरा बताना, L इज इक्वल टू 5 अपॉन आई है, अगर आई जीरो हो जाएगा तो ये L कितना हो जाएगा? जीरो। इंफिनिटी। समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है समथिंग अपॉन जीरो। और क्या, इंफिनिटी है सर। वही इंफिनिटी कह रही थी पहले मैं। तुम क्या बकवास कर रही हो, हाँ या नहीं? इंफिनिटी होता है। ठीक है, ओके। अब मेरे पास अगर रेजिस्टेंस पूछा तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आई तुम्हारे पास जीरो है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाय आर होता है। आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो फिर अगर आई ही जीरो हो जाएगा तो फिर आर जब इधर की साइड तो वी आर भी अपॉन, हाँ इंफिनिटी हो जाए। हाँ हाँ, तो आर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज याद रहेगी सब बच्चों को? यस पीपल। तो Yes, sir. इसका मतलब अगर मेरे पास करंट अगर जीरो कर दिया गया है तो करंट के जीरो जीरो होने से मेरे पास एल भी क्या हो जाएगा? ऐसे इन्फिनाइट है, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो वो क्या हो जाएंगे मेरे पास? इन्फिनाइट। सिंपल। याद रहेगा सब बच्चों को ये बात? यस सर। ठीक है। अच्छा जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन तुमसे बोल दिया जाए कि मैंने शायद तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर तुम्हें एवरेज पावर निकालनी होती है, तो अगर एवरेज पावर निकालनी होती है तो क्या मैं आई एवरेज और वी एवरेज और कॉस फाइव बोलता हूँ, या फिर आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव बोलता हूँ? मैंने बताया था ये लास्ट क्लास में। वी वी आर एम। एवरेज, हाँ, चाहे तुम पी को एवरेज निकालो लेकिन कभी भी एवरेज के अंदर होने के बावजूद भी एवरेज नहीं आता है, क्योंकि वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस और क्या बताया था? कॉस फाइव। कॉस फाइव। अच्छा तरफदार, ये कॉस फाइव क्या था? इनको एक स्पेशल टर्म बोलते हैं, पावर फैक्टर। वेरी गुड, ये मेरे पास पावर फैक्टर होता है अपने आप में। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, और ये पावर फैक्टर भी मैंने किसी चीज के बराबर किया था? समथिंग अपॉन समथिंग, कुछ याद है हल्का हल्का? सर वो वी आर अपॉन वी नहीं रिजल्टेंट, नहीं, मतलब ये नहीं था। कॉस फाई। cos फाइव तो ये है, लेकिन cos फाइव इज इक्वल टू क्या आया था वो बताइए, सोचो। r अपॉन z। ठीक है, हाँ 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 सर। वो जो मैंने ग्राफ बताया था ना, इस तरीके से याद आया कुछ कुछ? तो ये बीच वाला तो रिजल्टेंट होता है, तो इसका इम्पिडेंस होता है, और ये r वाली सर्किट होती है वी आर। तो आई से आई कट गया था तो z अपॉन r ही तो हो गया था। ठीक है, सॉरी r अपॉन z हो गया था। ठीक है, याद रहेगा सबको, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, इसलिए r सर अपॉन ये z। इस फॉर्मूला में पी एवरेज में पक्का आई आर एम एस पहले है, क्योंकि तुम मैंने पहले वी आर एम एस लिख रखा है। अरे यार, तुम्हें क्या, तुम श्रेया एक काम करो, तुम्हें ना सच में ये प्ले वे स्कूल में मैथ सिखाई जाती है बेसिक वाली, तुम्हें वो क्लास जरूर ले लेना। ठीक है, यहाँ पे प्ले वे पीछे, में नहीं सिखाई जाती सर। अरे सही में सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे जलालपुर एक गांव नहीं। है, वहाँ पे प्ले वे में हम बेसिक मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं बच्चों को। वहाँ पे एडमिशन ले लो, तुम्हारा तो एडमिशन हो भी जाएगा। ठीक है, प्यार से बात करना बस। ठीक है, हाँ हाँ, और थोड़ा सा स्टाइल में बात करना ताकि उनको लगे कि हाँ नॉटी बच्ची है थोड़ी सी। सर ठीक कंटिन्यू है। प्लीज। तो इट्स देखो ओके। अब हमारे पास बोल रहा है, ये जो फाई है मान लो, ये बोल रहा है कि एक मेरे पास मान लो इंडक्टर वाली सर्किट है, मतलब इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा रखा है। जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं इंडक्टर और रेजिस्टेंस लेता हूँ तो जरा बताना, इंडक्टर तो मैंने हमेशा यहाँ पे लिया है, याद आया? एल वाला। और वी आर मैंने हमेशा यहाँ लिया है, तो इनके बीच में एंगल कितने का हो जाएगा? 5/2। 5/2? अरे 5? 5/2 अच्छा सर। पाई, ओके ओके। मैं फाई क्या होता है? फाई तो फाई ही होता है ना हमेशा, तो ये फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई/2 हो जाएगा। भाई मैंने तुम्हें बताया ना, अगर मेरे पास मान लो सी बी होता तो सी वाली सर्किट नीचे लीड करती है, मतलब नीचे लैग होती है, ऊपर वाली लीड होती है, और ये यहाँ पे ओरिजिन में क्या होती है मेरे पास? आर होते हैं। व्हाट? हाँ, कुछ न्यूज़ सुनी तुम लोगों ने? नहीं। प्रणब मुखर्जी डाइड। अच्छा, हाँ तुम लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता। प्रणब मुखर्जी हाँ सर, ऑन पता है पता है। प्रेसिडेंट जो है हमारे फॉर्मर, ओ माय गॉड। कैसे? सही सर है। वो तो क्लास उनको एंड कर दो सर। उनको उनको कोरोना हो रखा था ना। अच्छा वेरी गुड, क्लास एंड कर दे तुमको है। उन्होंने हमेशा ये 2 सीख दिया लोगों मिनट को। साइलेंस प्लीज फॉर हाँ हाँ, अभी सर। करते हैं, क्लास के बाद 2 मिनट साइलेंस कर लेना। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास है, लेकिन वो बहुत अच्छे लीडर थे एक्चुअली में, सीरियसली। और अगर मैं सच बताऊं तो अगर आईएनसी के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस में अगर सच में अगर कोई मनमोहन सिंह जी के बाद अगर कोई लीडर था ना, तो वो प्रणब मुखर्जी ही था।
और प्रणब मुखर्जी अभी कम से कम 1-2 हफ्ते से वेंटिलेटर के ऊपर थे और बहुत बहुत पता है एजुकेटेड थे, ठीक है, पता है तुम लोगों को, वेरी गुड। तो मनमोहन सिंह जी और ये प्रणब मुखर्जी, तो ये दो ऐसे लीडर थे जो इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब महारत हासिल है इनको एक तरह से, ये समझ लो। कुछ कर नहीं पाए। तो क्या भाई, वो देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कुछ कर नहीं पाए, तुम्हें क्या बोल रहे हो? प्रेसिडेंट होना अपने आप में सर्वोच्च नागरिक होता है एक देश का, ठीक है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है। मैं तो अभी सामने न्यूज ही देख रहा हूँ, तो ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये एक्चुअली कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और देश के लिए भी ऑफ कोर्स, ठीक है। आते हैं π/2 पे। और आई नो तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या ही पता, तुम्हें तो अपने बारे में खुद कुछ नहीं पता, दूसरे के बारे में क्या पता होगा, ठीक है। आते हैं cos फाई के बारे में। तो cos फाई कितना हो जाएगा मेरे पास, π/2, cos π/2 हो गया, राइट। अच्छा, अब IRMS है तो मेरे पास, अगर तुम्हें I की वैल्यू दे दी जाए, अगर V की वैल्यू दे दी जाए और cos π/2 कर दिया जाए, तो cos π/2 कितना होता है जरा बताना एक बार अपने आप में। 0 तो ये ओवरऑल एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, 0 0 इसका मतलब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा दी एवरेज पावर डेसिबल इन ए इंडक्टर इन दी अल्टरनेटिंग करंट, तो तुम क्या बोलोगे, 0 जीरो। क्योंकि इंडक्टर के लिए जो मेरे पास अगर एक मेन आर वाली सर्किट है, अगर उसमें तुमने इंडक्टर लगा दिया है तो जो एंगल बनता है वो π/2 बनता है, और पावर की बात आएगी तो पावर मेरे पास 0 आती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं इम्पीडेंस की बात करता हूँ तो क्या इम्पीडेंस का मतलब ये कंपलसरी है कि LCR सर्किट होना ही चाहिए? क्या ये कंपलसरी है कि मतलब L R और C भी हो या फिर C के साथ L लगाओ? इम्पीडेंस का मतलब क्या है कि तीनों को कॉम्बिनेशन की रुकावट है या फिर दो के साथ भी हो सकती है? तीनों की देखो, कॉम्बिनेशन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने वो ही पढ़ा है। लेकिन अगर दो चीजों को कॉम्बिनेशन आ जाए, मान लो रेजिस्टेंस, जैसे मैंने भी लिया रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर है ना, अगर तुमसे इन दोनों की टोटल रुकावट ही पूछेगा, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन पूछेगा, तो भी तुम उसे इम्पीडेंस बोल सकते हो। एक से ज्यादा रुकावटों का कॉम्बिनेशन को ही हम इम्पीडेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे वो 3 का हो, चाहे वो 2 का हो, लेकिन एक का नहीं होगा। इज दैट राइट एवरीबडी? देखो, अब ये मेरे पास मान लो ये आर इधर की साइड है। अच्छा, इंडक्टर के केस में क्या होता है मेरे पास, इंडक्टर के केस में क्या होता है मेरे पास, क्या नहीं से इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, यस सर। ठीक है। अब ये जो बीच में होता है, देखो अभी अभी ये इनके बीच में 90 का एंगल है, तो फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अब cos तो 90 हो गया है, तो cos 90 हो गया, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, तो देखो रिजल्टेंट क्या है मेरे पास, ये z। तो z कैसे निकलेगा भाई, यही तो z होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक r है एक एक्सएल है। तो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना तुम लोगों ने 10th 11th क्लास में, r² मतलब a² + का b² + का 2ab cos थीटा, लेकिन cos थीटा 90 है, तो वो तो पूरा चला ही गया। अब जरा बताना एक बार, क्या अगर मान लो मैंने तुम्हें आर की वैल्यू दे दी है, मान लो आर मेरे पास है 1 ओम, लेकिन मैं तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें मान लो इंडक्टर दे रहा हूँ 2, और मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दी है मान लो 50, मैंने तुम्हें पर्टिकुलरली एक्सेल नहीं दिया है। तो देखो आर तो आर ही रहेगा, तो आर की वैल्यू तो तुम चलो 1² कर दोगे, लेकिन अब एक्सेल कैसे निकालोगे? अगर मैंने इंपीडेंस पूछ ही लिया, एक्सेल कैसे ओमेगा निकालोगे? एल से। वेरी गुड, ऑफ कोर्स भाई, ओमेगा एक्सेल कितना होता है, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई म्यू, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यस 2 पाई सर। इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये मेरे पास है एल, राइट। तो 2 पाई एल नहीं हो जाएगा? तो इस मतलब आई मीन 2 पाई, एफ कितना दे रखा है तुम्हें 50, और एल कितना दे रखा है 2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 100, मतलब 200 पाई नहीं हो जाएगा एक तरह से? यस सर। तो बस वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो 200 मतलब स्क्वायर करके जो भी कैलकुलेशन आएगा वो मेरे पास हो जाएगा z। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर तुम्हारा z निकल के आएगा, तो z को जब निकल के आएगा तो उसे भी तुम क्या बोलोगे, किस में निकालोगे उस z को? मैंने एक दिन बताया था, ओम में ले Ohms. लोगे, ठीक है। अच्छा, और मान लो चलो ये तो तुम्हारा z निकल के आ गया, अगर मैं तुम्हें यहीं पर ही अगर मैं तुमसे i पूछ लेता, तो मान लो मैंने तुम्हें EMF दे रखी है 5, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें EMF 5 दे रखी है, तो जरा बताना i कितना हो जाता फिर? तो ऑफ कोर्स तो i इज इक्वल टू EMF अपॉन z हो जाता ना, z अभी तुम यस। निकाल लेते, और ये EMF मैंने तुम्हें गिवन दे रखी है, तो 5/z मान लो तुम्हारा जितना भी आ जाता है x, तो 5/x। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir.
किसी को भी श्रेया कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा यार, मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है, इंडक्टर के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम हाफ एल आई स्क्वायर बोलते हैं। ये इसकी डेरिवेशन मैंने तुम्हें करवाई है, मतलब तुम लोगों को पता है, आई मीन हाफ एल आई स्क्वायर क्या मैंने तुम्हें पहले करवाया है? ठीक है, अगर नहीं भी करवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जब इंडक्टर वाला पढ़ाया था ईएमएफ के अंदर, तो ये चीज तो बताई होगी ऑफ कोर्स कि ई जो होता है वो माइनस का एल डी आई बाई डी टी होता है। यस सर। ये चीज तो बताई Yes. होगी, ठीक है। अब जब ये चीज मान लो ये मेरे पास है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई एक सोर्स है, मतलब वो ईएमएफ, और वहां से मेरे पास कोई करंट निकल के आ रहा है। अब वो ना एक बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए अगर मैं निकालना चाहूंगा तो थोड़े से टाइम के लिए अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये तो चलो मेरे पास ईएमएफ है। और अगर जब भी हम बात करते हैं थोड़े से टाइम के लिए, तो वो मेरे पास हो जाता है dt, ठीक है ना, थोड़े से टाइम के लिए अगर हम निकालते हैं, ठीक है भाई। तो अगर अब मैं मान लो वर्क डन निकालना चाहता हूँ अपने आप में, कि वर्क डन मुझे निकालना है कि कितने अमाउंट में कितना अमाउंट एक्चुअली उससे करंट निकल के आया है। तो अब अगर मुझे ये निकालना हो तो देखो, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बनना है, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना हो तो वर्क, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने जब तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो तुमने एक चीज देखी होगी कि जो वर्क होता है, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, ये तो पहले से ही जानते हो तुम। और वहां पे जो एनर्जी निकल के आई थी वो याद है किसी को? वीआईटी, जब हम बोलते रहते हैं ये वेल यस और सर। इंस्टीट्यूट, तो इसका मतलब एनर्जी वीआईटी होता है मेरा। तो अगर एनर्जी वीआईटी होता है तो एनर्जी तो मेरे पास वर्क डन के बराबर होता है। तो क्या मैं इस टाइम पे राइट नाउ डी डब्ल्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ईएमएफ का मतलब वी, आई का मतलब आई, और डी टी, क्योंकि हम छोटे सा वर्क डन निकालना है छोटे से टाइम के लिए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ वी आई टी? Yes, sir. वी का मतलब ई हो गया ना एक तरह से, ठीक है। अब जरा, क्या मैंने ईएमएफ की वैल्यू पहले से निकाल रखी है? बिल्कुल निकाल रखी है। तो क्या मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? अच्छा अभी देखो, ये तो मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को दिखाया, लेंस लॉ को, लेकिन मैं तो क्या ले रहा हूँ, मैं तो मैग्नीट्यूड के साथ ले रहा हूँ ना। तो लेंज लॉ यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेंज लॉ कहता है कि जिससे क्रिएट होता है उसी को अपोज करता है, लेकिन हम वाली बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ई कितना हो जाएगा मेरे पास, डी आई बाय डी टी, ठीक है। अच्छा आई कितना है मेरे पास, तो आई को तो आई लिखेंगे, और डी टी कितना हो जाएगा मेरे पास, डी टी रहेगा। तो जरा बताना, क्या एक सेकंड, क्या कुछ कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है जरा बताना एक बार। dt। टी से डी कट गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल आई डी आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। और जब भी कोई चीज छोटी होती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? Integration. तो हमें बड़ा वक्र निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब तुम डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। अच्छा एल तो कांस्टेंट होता है वैसे भी तुम्हें पता है, फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस टू आई, सर। तो एल बाहर आ जाएगा। अब अगर तुम आई, अच्छा पहले इंटीग्रेशन करते हैं, लगा देते हैं, पहले करते हैं। तो आई डी आई क्या हो जाएगा मेरे पास, I square by 2. ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, इसका मतलब ये W इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, हाफ, कुछ बच्चे Li कह, श्रेया square. कह रही है कि सर ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, वो तो एल आई स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे आप लिख रहे हो हाफ एल आई स्क्वायर, हाउ इज इट पॉसिबल? LOL। ठीक है, तो ये एक ही बात है। तो मेरे पास जो वर्क डन है, वर्क डन का मतलब क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। तो इंडक्टर के अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो मेरे पास क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, मतलब ये क्या ही करवाना, बच्चों वाली बात थी। ठीक है भाई, किसी कोई डाउट है इसके अंदर? इसी के अंदर कुछ टीचर लिमिट लगा के कराते हैं कि वो मान लो, क्योंकि इंडक्टर के अंदर पहले कोई करंट नहीं था, तो तुम इंडक्टर लगा सकते थे कि मान लो इसके अंदर जीरो से लेकर आई तक चले गए हम, तो कुछ टीचर इसको जीरो से लेकर आई तक करवा देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आ जाता फिर, हाफ एल आई स्क्वायर माइनस का हाफ एल आई, हाफ एल जीरो का स्क्वायर, तो तब भी तो यही आता, राइट? Yes, sir. तो अगर Yes, तुम sir. लिमिट भी अप्लाई करते थे कि वक्डन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, जीरो था और हमने कुछ पर्टिकुलर करंट दिया उसे, तो करंट देने के बाद उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो इसका मतलब, और वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। Energy. तो इससे तुम्हें क्या पता लगा, इससे तुम्हें ये पता लगा, अगर कोई एक इंडक्टर कॉइल है, अगर तुम उसके अंदर कोई भी करंट देते हो, तो पहले तो करंट जीरो था, और अब अगर तुमने करंट दे दिया है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, जितना ज्यादा तुम उसमें आई मीन करंट देते हो। एल तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है। कोई डाउट इसके अंदर तरफदार? नो सर। ठीक है, तो आई गेस इस चीज का ध्यान रखा जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम लोग कर लोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने बताई थी, रेजोनेंस, श्रेया, तो श्रेया रेजोनेंस क्या होता है वैसे?
सर वो कंडीशन होती है जब वो LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा, तो वो कंडीशन क्या थी, कब क्यों हो गया था मैक्सिमम? सर वहाँ पे XL और XC इक्वल हो गए। वेरी गुड। तो इसकी एक फ्रिक्वेंसी बनी थी, वो फ्रिक्वेंसी क्या बनी थी? सर 1/2π√LC। अरे वाह, श्रेया को तो सब कुछ पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, तो भाई Thanks. बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी। मुझे लग रहा है श्रेया और कृति तुम कुछ जादू किया है इसने, तुम्हारी आधी शक्तियां जैसी है, तुम कुछ तुम्हारे साथ बैठती है आधी शक्तियां इसके बाद चली जाती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ओमेगा एल और ये मेरे पास है 1/ओमेगा सी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा एल सी। तो इसका मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा, 1/√LC, राइट। और ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2πf, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/√LC। तो फ्रिक्वेंसी फाइनली क्या हो जाएगी, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, मैंने बताया भी था, रेजोनेंस, राइट। तो रेजोनेंस की कंडीशन में तुम्हें मैक्सिमम क्या मिलता है, करंट मिलता है। याद रहेगा सब बच्चों को इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नो सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप तुम लोग कर लोगे, और एग्जाम पॉइंट मतलब एग्जाम में तो ऑफ कोर्स एलसीआर से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत बार तो मैंने बोला है कि डेरिवेशन भी ऑफ कोर्स आएगी। ठीक है, अच्छा जरा एक बात बताना, जिससे पूछूंगा, आर्यन तरफदार बताएगा। आर्यन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक आर था, उस आर के अंदर तुमने कैपेसिटर लगा दिया है, तो और मान इंडक्टर भी लगा दिया है, तो कौन सा वाला लीड हो रहा है और कौन सा वाला लैग हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा हमें, कब वो लीड हो रहा है और कब वो लैग हो रहा है? सर क्या क्या लगा है? एल भी लगा है, सी भी लगा है, और आर भी लगा है। सर वो फेजर डायग्राम से पता चलेगा। अच्छा, मतलब ये हमेशा फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोई फिक्स नहीं है, राइट? मतलब ऐसे यस रैंडमली पता नहीं कर सकते। यस सर। ये गलत है आर्यन, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर हमेशा ही लैग करता है, और इंडक्टर हमेशा लीड करता है, और रेजिस्टेंस हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, यही तो चीज बताइए, अगर हर बार अलग हो जाएगा तो फिर हमने हमेशा सी को नीचे क्यों बनाया डायग्राम में, क्योंकि वो तो फिर हर बार अलग हो जाता, राइट। तो ऐसे करके तो गड़बड़ हो जाएगी ना हर बार। आर यू गेटिंग एवरीबडी? यस यस सर। Yes, सर। sir. तो इसीलिए मतलब फिक्स नहीं होता है, आई मीन सॉरी फिक्स होता है, और ये मेरे पास सी हमेशा नीचे आएगा, एल हमेशा ऊपर जाएगा, और ये आर हमेशा यहाँ रहेगा, ये फिक्स है। कैपेसिटर हमेशा लैग करता है, कभी भी कैपेसिटर लीड नहीं कर सकता। हाँ, आर लीड कर रहा है सी को, और एल लीड कर रहा है आर को, और ऑफ कोर्स सी को भी कर रहा है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडक्टर है वो कैपेसिटर को लीड कर रहा है बाय फेज, बाय हाउ मच फेज, एल सी को बाय हाउ मच फेज लीड कर रहा है, कितने फेज से 180 लीड कर रहा है, ऑफ कोर्स। ठीक है, Why? अच्छा आर सी को कितने फेज से लीड कर रहा है? 5/2। 5/2. ठीक है, तो ये वाले एंगल को हम बेसिकली निकालते हैं। ठीक है, तरफदार आई के याद रहेगा तुम्हें? यस सर। ठीक है, अच्छा मान लो अब अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास एक मतलब एलसीआर सर्किट थी, ठीक है, और एलसीआर सर्किट के अंदर ऐसा देखा गया कि जो फेज है ना, जो जो एंगल होता है, तो देखा गया कि वो फेज है एकदम बीच में बन रहा है। तो अगर वो बीच में बन रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो फेज कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो अगर वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 45 डिग्री है, एकदम बीच में बन रहा है, तो अभी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जरा बताओ सी का रिलेशन बना के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ एल एंड आर। तो सी का रिलेशन ये ऑप्शनल में भी आ जाता है, मतलब ऑप्शन दे दिए जाएंगे तुम्हें चार, तो ऑफ कोर्स तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें सी निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल एंड आर। तो यार देखो, अगर तुम्हें ये फेज दे रखा है, तो मुझे एक बात बताओ, शायद मैंने तुम्हें 10 फाई निकलवाया था, याद आया? तो 10 फाई कितना आया था एलसीआर सर्किट के अंदर, एक्सएल माइनस का एक्सी अपॉन में आर, याद आया? यस सर। Yes, sir. भाई यही तो था, देखो मैंने ऊपर क्या मान लिया था, एक्सएल माइनस का एक्सी, और ये मेरे पास क्या है, आर था। तो ये जो मेरे पास था ये थीटा, तो यही तो मेरे पास था 10, और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है ये, अगर तुम इसी वाले वेक्टर को इधर ले आओगे, राइट, तो यही तो हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी, और बेस कितना है मेरे पास, आर। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में तो ध्यान दिया नहीं क्लासेस की, और अब जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं तो अब तो न्यूमेरिकल और भी समझ नहीं आएंगे। तो जब भी किसी को ऐसा फील होता है ना, मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दिया करो कि सर मेरी चीजें ऊपर से जा रही हैं, प्लीज एक बार और क्लियर करके चलो,
क्योंकि मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, कुछ यहाँ पे टैलेंटेड बच्चे भी हैं और कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, बाकी सब जानते ही हैं। तो जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत हुई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे को पर्सनली मैसेज कर दिया करो कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, प्लीज दोबारा समझा दो, ठीक है। ग्रुप के अंदर यही नुकसान है कि बस जो लोग एकदम जिनकी फ्रिक्वेंसी अच्छी वाली नहीं है दूसरे बच्चों के साथ, अगर वो उनकी फ्रिक्वेंसी मेरे से मैच नहीं करेगी तो ऑफ कोर्स रेजोनेंस नहीं आ पाएगा, और रेजोनेंस नहीं आ पाएगा तो फिर पीछे रह जाओगे, कैपेसिटर वाली कंडीशन आ जाएगी, लैग करोगे हर किसी से, आर से भी लैग करोगे और एल से तो करोगे ही करोगे। तो इसलिए सब लोग ध्यान रखें। अब जरा बताना, मैंने तुम्हें थीटा कितना दिया था? 45 तो ये कितना हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू, अब उसने क्या पूछा है, सी का रिलेशन बताना है ना एल और आर के टर्म्स में। अगर सी का रिलेशन बताना है तो क्या मैं एक्सएल को खोल सकता हूँ, ओमेगा एल, एक्स से कितना हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, और ये मेरे पास आर। अच्छा 1045 कितना होता है? 1। वेरी गुड, क्या बात है मेरी मेरी बच्ची। तो ये 1, तो इस आर को मैं इधर ही ले आऊं, ठीक है, और ये ओमेगा एल माइनस का 1 बाय ओमेगा सी। तो अब अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो यार फिर अब क्या करना पड़ेगा? अब तो थोड़ा सा अजीब सा नहीं हो गया ये? बताओ फिर अब क्या करूं? इसके आगे क्या करना चाहिए मुझे? इसके आगे मुझे तो सी निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको ना एक काम करो, इसको इधर ही ले आओ, पॉजिटिव साइड ले आओ। तो पॉजिटिव साइड लिया है तो ओमेगा एल, देखो वैसे तो अब सिंपल ये मैथमेटिक्स है, मुझे ये सब चीजें सॉल्व नहीं करनी चाहिए, ये सब तुम ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करोगे। तो अब सी निकालना है तो इसको उल्टा कर दें क्या? तो ये ओमेगा सी हो जाएगा और ये नीचे चले जाएगा, ओमेगा एल माइनस का आर, राइट। और इस ओमेगा को भी नीचे भेज दूं? अरे Yes, बोलो, sir. तो बिल्कुल हो तो जाएगा। तो इसका मतलब C इज इक्वल टू 1 बाय, अच्छा ओमेगा को भी देखो, एक चीज मुझे, अगर मैं ओमेगा को, चलो ठीक है, तो ओमेगा को अगर मैंने उससे भेज दिया, मैं सोच रहा था कॉमन निकालो, लेकिन कॉमन कैसे निकालूंगा, आर के पास तो है ही नहीं, तो इसीलिए तो 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी, और ये वाला 2 पाई एफ है, अंदर वाला एल माइनस का आर। तो बताओ ये रिलेशन बना या नहीं बना? ये ओमेगा को हम सीधा सीधा सिर्फ ओमेगा ही नहीं ओमेगा भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल ओमेगा भी लिख दो, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसने तो हमसे सिर्फ एल और आर पूछा था, राइट, तो वो एल आर आ जाता। लेकिन मान लो अगर मैं बोलता एल आर और एफ के बीच में रिलेशन, तो फिर तुम्हें ये एफ करना पड़ता, राइट। ये भी बिल्कुल सही है, एम ओमेगा को इधर ले जाओ, और अगर मैं तुमसे एफ बोलता तो तुम इस तरीके से करते। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर। ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर मेरे पास, एक बात बताओ, किस कंडीशन में मेरे पास देखा जाए तो वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, इंडक्टर में या कैपेसिटर के अंदर? इंडक्टर। मेरे पास वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज, और करंट लैग करता है, सोच लो। इंडक्टर सर। बिल्कुल सही है, ठीक है। Yes, sir. तो इंडक्टर वाली सर्किट के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था? इंडक्टर वाले के अंदर, इंडक्टर के वाले के अंदर मैंने बताया था कि जो वोल्टेज लीड करता तो है। वोल्टेज मेरे पास क्या था, ऊपर था, राइट, और यहाँ पे मैंने करंट लिया था, इस तरीके से कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि अगर ये मेरे पास एक करंट का ग्राफ है ऐसा, तो फिर मैंने, याद है मैंने वोल्टेज को ऐसा बनाया था, इसका मतलब वोल्टेज ऊपर Yes, से sir. निकल रहा है ना, कुछ कुछ इस तरीके से बनाया होगा, देखो कॉपी खोल के एक बार। ध्यान रखना ये अल्टरनेटिंग करंट नाम तो बहुत ईजी है, लेकिन समझने में थोड़ा सा चीजें माइंड के अंदर रखनी पड़ेंगी, तभी कर पाओगे। अब ये कह रहा है वोल्टेज और करंट को देखते हुए पावर निकालो, तो इसी इंडक्टर के लिए मुझे पावर निकालनी है। जरा मुझे एक बात बताना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब श्रेया की लैंग्वेज में हम ई पहले नहीं ले सकते, ई पहले नहीं लिखना है। पहले ई लिखना है या आई लिखना है? श्रेया क्या लिखा हुआ है तुमने? आई लिखा हुआ है, ई सॉरी लिखा है सॉरी। मैंने, ई अच्छा लिखा अच्छा है। तुमने ई लिखा है, तो ठीक है हम भी ई लिखते हैं, वरना गलत हो जाता है वो, अगर आई तुमने लिख दिया तो ध्यान रखना 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ई आई कॉस फाई, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ई तो ई है, आई की वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, इसकी भी वैल्यू दी जाएगी, अब कॉस फाई कितना हो जाएगा सोचो? आर बाई जेड। अबे अबे कितनी बार आर बाई जेड लगाओगे, यहाँ पे एक ही तो है। जेड तो तब लगाते हैं जब एलसीआर सर्किट होती है या फिर कोई दो होता है, यहाँ पे तो खुद ही बोल रहा है वो बस इंडक्टर है, ये अलग है, ये उन ठीक है। सबसे अलग है, अपना स्पेशल केस है, ये इंडिविजुअल केस है। इंडिविजुअल केस के अंदर भी तो लीड लैग होता है,
करंट और 5/2 वोल्टेज में। अपने घर देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बाहर लड़ाई होती है, लेकिन बाहर लड़ाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा है कि घर में लड़ाई नहीं होती, होती है। तो एक है स्पेशल केसेस, इंडक्टर के अंदर भी खुद लीड लैग होता है, कैपेसिटर के अंदर भी लीड लैग होता है अपने आप में ही करंट और वोल्टेज में। और yes जब yes ये I बाहर got it. जाते हैं, जब ये बाहर जाते हैं तो फिर मतलब इंडक्टर का कैपेसिटर से लैग हो रहा है, किससे लीड हो रहा है, तो अंदर भी युद्ध है, कॉम्पिटिशन। कहते हैं लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। तो सच में हर जगह पे रेस है, घर के अंदर भी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे में असली में अपनी फैमिली में कोई कंपटीशन नहीं है कजन्स के बीच? तो थोड़ा होता है, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत है, बहुत लेकिन ज्यादा। कजन्स होते ही ऐसे हैं। कजन्स आपस में बेफालतू की कंपटीशन करते रहते हैं। चलो वो तो अच्छा है कि कजन की अगर एज बड़ी हो छोटी हो तो फायदा रहता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर तुम सेम एज में हो तो ध्यान रखना बेटा, एकदम एक एक पल पे जैसे रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले कॉल उन्हीं का आएगा, कितने सही मार्क्स आए। में। तो आता है बहुत ज्यादा कॉल, ठीक है, और बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, पता नहीं क्यों हर कोई कंपेयर करने लग जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और बाहर तो होता ही है दोस्तों में, जैसे दीक्षा, श्रेया, कृति को देख लो, ठीक है। और ये हमारे पास है 90, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी पावर कितनी हो जाएगी फिर? 0, 0। क्योंकि ये 90 हो गया इनके बीच का एंगल। एनी डाउट इन दिस गाइस? अरे No, बोलो। sir. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास। अच्छा, मान लो अगर एक क्वेश्चन में वो तुमसे बोल दे कि आप एक काम करो, आप पावर निकालो, लेकिन अब आप ना एवरेज करके निकालो। मतलब मान लो कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि मान लो आरएमएस वारएमएस में मतलब नहीं है, आरएमएस कुछ हम तो नहीं दे रहे आरएमएस। तो अगर तुम्हें आई दे रखा है और तुम्हें अगर ई दे रखा है, दोनों का अगर तुम्हें बोल दिया जाए एवरेज के रूप में देखना है, तो मान लो अगर एक पूरी पावर होती 100 तो एक एवरेज कितनी आती? 50% आती, ठीक है। 50% आती ना एवरेज, 50% ही तो होता है। अगर तुम्हारे दो सब्जेक्ट हैं 200 नंबर के, 100 नंबर के, मतलब 200 हो गया टोटल, तो अगर तुम एवरेज निकालोगे तो एवरेज में दोनों का एक तरह से हाफ हो जाएगा ना, नहीं आया समझ? हाँ हाँ। मतलब एक एवरेज वैसे तो निकालते हैं, वही तो एवरेज होता है, दो सब्जेक्ट का अपॉन 2, तो इस तरीके Yes. से निकाला जाता है। तो अब ये बोल रहा है कि अब अगर आप एवरेज निकाल ले और आपको वैसे आरएमएस से मतलब नहीं है, तो पता है, तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल मान लो कभी कभी आ जाएगा, तो लिखना हमेशा हाफ आई नॉट। अब ई आरएमएस मत करना, ई नॉट, और ये हो जाएगा मेरे पास cos फाई, ठीक है। तो अगर इस टाइप से, वैसे ये स्पेशल कंडीशन बताएगा वो इसके लिए कि आरएमएस नहीं लेना है, तो तब तुम एवरेज के रूप में ऐसा करोगे, ठीक है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, हाफ आई नॉट की, आई नॉट का मतलब क्या है कृति? आई नॉट का मतलब क्या है ये अपने आप में इस टाइम राइट नाउ? Maximum. वेरी गुड, ये वो मैक्सिमम करंट है, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है। और मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि cos फाई तुम्हें कितना दे रखा है, सपोज कर लो, तो मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि cos फाई तुम्हें दे रखा है कुछ भी π/4 दे रखा है, या कुछ भी π/3 दे रखा है, मान लो 60 दे रखा है, तो π/3 60 होता है। तो जरा बताना ये ओवरऑल कितना हो जाएगा फिर? देखो ये 1/2 है, ठीक है। मान लो, अच्छा ये अगर मेरे पास आई नॉट है, तो मान लो मैंने आई नॉट की भी कुछ वैल्यू दे रखी है और ई नॉट की भी कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो और ये कॉस कितना हो जाएगा, 60 पे कितना होता है 1 by सिर्फ 2. 1/2, तो निकल जाएगा इस तरीके से भी आंसर। Yes, sir. अच्छा, आई नॉट और आई आर एम एस में क्या रिलेशन होता है? आई आर एम एस और आई नॉट में? IRMS is equal to I naught upon root Root 2. सबको याद है ये बात? Yes, sir. यस सर। अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम ईएमएफ भी मुझे 1 दे रखी है, 1 दे रखी है, तो मैक्सिमम अगर दे रखी है तो इसका मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूंगा, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, तो अगर 1 दे रखी है तो देखो मैक्सिमम है तो फिर तो मैक्सिमम में 1 ही कर दूंगा, ठीक है। और अगर ठीक है फिर तो मतलब आंसर निकल के आ जाएगा, बस ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है भाई, ये बात बस तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर वो मान लो तुम आई आर एम एस भी लगाते हो और अगर वो तुमसे मैक्सिमम करंट में पूछ, मैक्सिमम करंट की वैल्यू दे देता, तो तुम क्या कर देते? 1/√2 नहीं कर देते? सिंपल है ना, यस सर। ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, अगर जैसे अभी अभी हमने एक बात करी थी तरफदार रेजोनेंस की, जो श्रेया ने बताया, तो रेजोनेंस के अंदर एक कंडीशन क्या लगाई गई थी तरफदार? सर वही इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो गए थे, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जो मेरे पास इम्पिडेंस होता है एलसीआर के लिए, वो फॉर्मूला बताना, किसी को याद है? इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या आया था? सर आर, अंडर रूट मतलब कि रेजोनेंस वाले कंडीशन के लिए
हाँ ठीक। मतलब रेजोनेंस नहीं तो इम्पीडेंस तो हमेशा वही रहता है, ठीक है। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ये मेन फॉर्मूला है, लेकिन अगर तुम रेजोनेंस के लिए लगाना चाहोगे तो तुम्हें पता है एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो ये तो R पूरा हो टर्म जाएगा। जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो ये आर स्क्वायर और रूट कितना हो जाएगा मेरे पास, बिल्कुल सही, R वेरी गुड। तो z इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो इसका मतलब ये इम्पीडेंस कम हो गया या मैक्सिमम हो गया, कम हो गया। कम हो गया। तो ये इम्पीडेंस मिनिमम हो गया यहाँ पे, एवरेज हो गया या मैक्सिमम हो गया है, या पता ही नहीं क्या हो गया है। मिनिमम। अगर मिनिमम। इम्पीडेंस तुम्हारा मिनिमम हो गया है तो इम्पीडेंस के मिनिमम होने से करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम। Maximum. याद रहेगा सब बच्चों को भाई, इसमें यस किसी को कोई सर। दिक्कत तो नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, नो ठीक सर। है। नो अच्छा सर। मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तरफदार तुम तो कह रहे थे यस तुम सर। थे, यस ठीक है सर। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैंने एक रिलेशन बताया था, मतलब एक था नंबर में, एक था करंट में और एक था वी में। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मान लो ये मेरे पास वी एस अपॉन वीपी है, मतलब सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स का लीनियर था या इनवर्स था, लीनियर। वेरी गुड। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, और करंट का, इनवर्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आईपी अपॉन आई एस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर करता क्या है वैसे, मेन फंक्शन क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, हायर पोटेंशियल को लो में कर देता है और लोअर को हायर। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज बोलना बेटर है, हाँ, ठीक है। वोल्टेज। तो वोल्टेज को हाई से लो वोल्टेज में, लो से हाई वोल्टेज को, ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर बेस्ड था ये, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ तो मतलब, होता है, लेकिन दो कॉइल होती है ना, हाँ हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ होता है ऑफ कोर्स, लेकिन उस सेल्फ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्फ होता है तो हमें, हम उसका यूज ही नहीं कर रहे, सेल्फ का, सेल्फ होता है उसके अंदर, बिल्कुल होता है, लेकिन हमें तो म्यूचुअल से मतलब है कि तुम्हारे में होगा तो मेरे अंदर कितना आएगा, क्योंकि दो कॉइल है ना। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, इफिशियंसी अगर निकालनी होती है, तो अगर इफिशियंसी निकालनी होगी तो भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने, मुझे अब पावर की बात भी आ जाती है एफिशिएंसी में, राइट, कि तुमने इनपुट पावर कितनी दी और फाइनल पावर कितनी हो गई, राइट। तो देखो अब पावर दोनों की है, मतलब सेकेंडरी की भी है प्राइमरी की भी है। तो मैंने हमेशा तुम्हें क्या बताया है, आउटपुट हमेशा कहाँ होता है, ऊपर या ऊपर। नीचे, ऊपर ऊपर। होता है। और आउटपुट तुम्हें किससे मिलता है, सेकेंडरी से या प्राइमरी से, सेकेंडरी। सेकेंडरी। और मैंने एक चीज बताई थी, उसे किसी से कनेक्ट करते हैं जिस जो आउटपुट नाम दिया गया था, किसी को याद है, एल से उसका नाम था, भूल गए, लोड। लोड, लोड। लोड याद आया, तो लोड से आउटपुट मिलता है हमें। तो अब पावर क्या होता है, वी आई होता है पावर, तो ये वी एस आई एस डिवाइडेड बाई वीपी आई पी, ठीक है। तो याद रखना ये एफिशिएंसी है, और इंटू परसेंटेज में, 100। हाँ पर एफिशिएंसी का परसेंटेज में निकालनी है तो इंटू 100 कर देना, लेकिन अगर रेशियो निकालना है सिर्फ तो ये करना, ठीक है भाई। तो एफिशिएंसी याद रहेगी सब बच्चों को, Yes, sir. ठीक है। मान लो कि अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया एक, कि मेरे पास ना एक, मान लो एक मतलब ट्रांसफॉर्मर है, उसकी इफिशियंसी तुम्हें पता है वैसे, क्या ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी 90 प्लस चली जाती है, यस सर। यस वेरी सर। गुड। यस सर। अच्छा तो वो नॉर्मली सबकी जाती है या ट्रांसफॉर्मर अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, ट्रांसफॉर्मर ज्यादा अच्छा है। ठीक है गुड। तो ये मेरे पास मान लो बोल रखा है कि ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एफिशिएंसी मुझे 0.80 दे रखी है। इस 0.80 का मतलब क्या है, कितना परसेंट है ये एक तरह से, 80। 80%, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें परसेंट लिख के नहीं दिया है। तो अगर तुम ये लगाओगे डायरेक्टली तो वो ये है, और अगर परसेंट में दिया जाता तो तुम 100 लगाते। ये तो बच्चों वाली बात है, तुमने 11 नहीं पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरे पास 0.80 दे रखा है, तो मैं एक सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है और तुम्हें प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है। अच्छा मैंने तुम्हें क्या बताया था, ज्यादातर केस में वोल्टेज हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, बढ़ाते हैं. तो मान लो ये तुमने 220 वोल्ट से दिया और तुम सेकेंडरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे, 440 एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो तुम इसे 220 से 440 करना चाह रहे हो, ठीक है। और जो करंट था मेरे पास सेकेंडरी में, तुम्हें जो यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर करंट मिला है, तो करंट वो मिला है तुम्हें 2, ठीक है। करंट से हमें मतलब नहीं है, देखो ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज से, फिर बाकी हम करंट को बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी जो ट्रांसफॉर्मर से करंट निकल रहा है वो कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पावर का रिलेशन हो जाता है ना। तो तुम्हें करंट से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। कि कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, सर फिर तो ट्रांसफॉर्मर ने हमें कम करंट दे दिया, तो ये तो गंदी बात है, ऐसा नहीं सोचना है किसी को भी। हमारा मेन अभी वोल्टेज को देखना था, फिर बाद में हम उसे एडजस्ट कर लेंगे करंट को किस तरीके से करना है आगे, ठीक है। तो अभी बस तुम्हें वोल्टेज से मतलब रखना है, क्योंकि चाहे करंट कितना भी आए तो करंट को देख के दिमाग मत लगाना कि मेरा करंट कम हो गया, मेरा करंट ज्यादा हो गया,
तुम्हें वोल्टेज से मतलब रखना है। तो अब ये मेरे पास मतलब तुम्हें मिला कितना है करंट, 2 मिला है। अब तुमसे बोल रहा है कि जरा बताना तो प्राइमरी में हमने कितना करंट भेजा होगा। अब चाहे वो करंट ज्यादा है कम है, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, जरा निकालना। तुम्हें एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, तो सबका 5 आ रहा है क्या? 100 नहीं करना है इस बार, क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्ट 0.80 दे रखा है। तो इसका मतलब 5 आ रहा है, तो बताओ असली में जो करंट है वो मेरे को ज्यादा मिला कम मिला? ज्यादा। अरे जा गया करंट, सोच लो एक बार। प्राइमरी में तो ज्यादा ही हुआ, लेकिन अरे मिला है ना प्राइमरी में कम। ज्यादा हुआ, हाँ वही तो कह रहा हूँ। कम। तो प्राइमरी में इसका मतलब हमने इसे 5 भेजा, तुमने बोला अभी 5 आंसर निकल के आया है। भाई वैल्यू पुट करो ना इसके अंदर, एन का फॉर्मूला क्या है? यस सर 5 आया। तो 5 आ गया इसका मतलब। और मैंने क्या बोला था, हमें मेन मतलब किससे होता है? वोल्टेज से। तो आने दो 5 वोल्टेज। आ रहे, तो हमने बेसिकली भाई पावर सर यही तो। आपने ऊपर VSIP कर दिया। सॉरी, ठीक है, वैल्यू पुट करो सारी। अगर ये 5 आ गया इसका मतलब हमने इनपुट वोल्टेज कम था, बाहर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि करंट को एडजस्ट करके ही तो हो रहा है ये सब। पावर मैंने बताया था ना, आइडियल के लिए इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर बराबर होती है। तो ये VI करके तो है, अगर तुम वोल्टेज को ज्यादा करोगे तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आंसर्स निकाल लोगे भाई। ज्यादा फालतू का दिमाग लगाओगे तो नुकसान भी हो सकता है, तो चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और बाकी अगर क्वेश्चन तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स पे दे दे, प्राइमरी के अंदर दे दे, तो भी तुम निकाल ही लोगे, बहुत सिंपल सी बात है। दिव्यांश कोई डाउट हो रहा है क्या इन सब के अंदर? हाँ सर। अच्छा दिव्यांश, मान लो कि अगर अगर तुमको VRMS निकालना है और तुम्हें एक मैक्सिमम V0 दे रखा है, मैक्सिमम, तो अब ऐसा क्या कर दें कि VRMS निकल के आ जाए। मान लो तुम्हें V0 दे रखा है 50, तो क्या करेंगे अब हम? VRMS कैसे निकलेगा? ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है। अगर VRMS निकालना है रूट मीन स्क्वायर और तुम्हें मैक्सिमम पता है, आदित्य तुम बताओ। सब √2। हाँ 1/√2, और 1/√2 को अगर हम कर लेते हैं तो वही कितना आता है? 0.707। 0.707। याद आया? या तो 1/√2 करो या फिर 1/√2 को ही 0.707 बोलते हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर तुमसे मैक्सिमम पूछता और RMS तुम्हें दे रखा है तो फिर तुम √2 से मल्टीप्लाई कर देते। अरे यार एक ही तो बात है, 1/√2 V0। एस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, एंट्रेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है इस पे। ये इतनी अच्छी सिमेट्री है ना इन चैप्टर्स की, ये अल्टरनेटिव करंट के अंदर, उसका उससे लिंक्ड है, उसका उससे लिंक्ड है, बड़ी आसानी से चीजें निकल के आती है। ठीक है भाई, तो आई होप सब लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। बाकी सर तो क्लास लेंगे ही ऑफ कोर्स इस पे न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो नो सर। सर। ठीक है, अच्छा बस एक चीज और, मैंने बस एक क्वालिटी फैक्टर बताया था, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्या था वो? दीक्षा तुम बताओ, क्या था वो? सर वो फॉर्मूला या हाँ मतलब कि कितना बता दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, कितना एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो भी पीक वाला। ठीक है, रेजोनेंस पर। पीक वाला। ठीक है, देखो रेजोनेंस पे ऑफ कोर्स हमारा जो करंट होता है वो एकदम मैक्सिमम आएगा, राइट, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, जिसे हम ओमेगा आर बोलते हैं, राइट। तो ये तुम्हारा रेजोनेंस कितना है, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो ये W1 है, ये W2 है, और टोटल बैंडविड्थ कितना था? भाई यही तो मैंने बताया था, मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से एक बच्चे ने टॉप किया मैक्सिमम मार्क्स लेके, तो वो ये एक बच्चा है, और ये वो सारे के सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे थे। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, और एक लास्ट, श्रेया मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बार अल्टरनेटिंग जनरेटर बताया था, अल्ट जनरेटर जो होता है, तो उसके अंदर कुछ EMF बनकर आई थी, और ये मैंने लास्ट कृति से ही पूछा था, क्या था वो? मैं हमेशा ऐसे करता हूँ हाथ से, क्या है ये? बैन ओमेगा। हाँ tan ओमेगा बैन sin ओमेगा t। वेरी गुड, ठीक है, तो बैन ओमेगा, रट्टा मार रखा है एकदम दिमाग में, इतनी बार बोला गया है। ठीक है, तो बैन Ben ओमेगा 10। बैन 10, ठीक है, तो बैन ओमेगा, जब इसने बोला था कि सर बैन की स्पेलिंग में वो E होता है ना कि A होता है। ठीक है, तो याद रहेगा भाई।
मैंने मैंने ये भी सुना है कि बेन 10 के अंदर एक ऐसा वाला होता है जो कभी नहीं बनता, वो खतरनाक वाला एक, ऐसा है क्या कुछ? हम ये अच्छा सब नहीं देखते। ठीक है ठीक है। मैंने सुना है कि उसके अंदर 10 वो होते हैं ना, कि 10 टाइप का वो बन सकता है, तो उसमें से Yes, yes. एक ऐसा होता है जो वो कभी नहीं बन पाता, बड़ा खतरनाक होता है वाला। पता हाँ नहीं, सुना है मैंने ऐसा। देखो कौन आया, क्या सही में होता है ऐसा? हाँ, एक वो काला काला सा होता है, स्पेस नाम में भूल होता है गया वो मैं। कुछ। अच्छा, तो वो बनता है कभी? वो कभी लास्ट में नहीं बनता है सर, नहीं बनता सर है उसमें दो मियाँ बीवी वो लड़ते रहते हैं, इसलिए नहीं वो बनता। हाँ, वो इसलिए नहीं बनता, वो कुछ गैलेक्सी टाइप सा बन जाता है, काला काला। फिर वो कहते हैं कि चेंज नहीं हो पाएगा ये मियाँ वो। बीबी? इसमें मियाँ बीबी कहाँ से आ गए? पता नहीं, वो कोई होते हैं सर एक। होते हैं सर, बात कर रहे होते हैं, वो स्पेस में चला जाता है कुछ ग्रेविटी टाइप। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कार्टून वाले की बात कर रहे हो या रियल बेन 10 की बात कर रहे हो? कार्टून ही। Cartoons. अच्छा, कार्टून का है ना वैसे, एक रियल वाला भी तो बना है शायद। चलो छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी केमिस्ट्री क्लास 7:30 रखते हैं, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।